नमस्कार, मैं हूं हिमांशु वाजपेयी और ये मेरे चैनल पर खास प्रोग्राम है काशी किताब, जिसमें अपने मेहमानों से बात करते हैं किताबों से उनके रिश्ते के बारे में, पढ़ने लिखने की उनकी दिलचस्पियों के बारे में। और आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो खास मेहमान हैं हमारे साथ, रजत सेठी और शुभ्रास्ता, दोनों बैटल ऑफ सरायघाट जो किताब है उसके लेखक हैं और दोनों की अपनी स्वतंत्र पहचान है, स्वतंत्र अपना काम है। तो रजत जो है वो पब्लिक पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और शुभ्रास्ता आप सब जानते हैं कि राजनीतिक विचारक हैं, टिप्पणीकार हैं, टीवी डिबेट्स में आपको बहुत नजर आती होंगी, खास तौर पर कलिंग लिट फेस्ट की एडवाइजर हैं और एक कोशिश है कि लिखने पढ़ने के एक माहौल को किस तरह से बढ़ाया जा सके। तो आमतौर पर तो दोनों अपनी अपनी जगह माहिर हैं और अलग अलग एपिसोड दोनों के साथ बनता है, लेकिन चूंकि आज दोनों मिल गए थे तो हमें लगा कि इस मौके को जाने ना दिया जाए और साथ में किया जाए, क्योंकि ये भी एक अच्छा प्रयोग होगा कि दो लोग अपनी अपनी किताबों के बारे में बात करें और अलग अलग कितनी किताबें निकल करके आती हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है इस प्रोग्राम में। आशु जी, बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम 10 किताब पर आ पाए और बार बार कमेंट सेक्शन में बहुत लोग आप लोगों के लिए कह रहे थे कि आना चाहिए, और एक हमारे दोस्त हैं आपू जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी उनका भी कहना था कि आप लोगों को आना चाहिए। तो आज आप लोग यहाँ पर हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात। तो पहला सवाल तो ये है कि आप लोग हाल फिलहाल में आपने कौन सी अच्छी किताबें पढ़ी या पढ़ रहे हैं पिछले दिनों या अभी, जो आप बताना चाहें और क्यों, क्या खासियत है आपको लगी जो आप जिक्र करें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। वैसे तो कई किताबें पढ़ रहा हूँ, लेकिन भारत अभी बड़े संकट काल से होके गुजरा है। कोविड में बड़ी महामारी भी रही और अर्थव्यवस्था जिस तरह से तबाह भी हुई, कईयों की रोजी रोटी गई। इससे हम सबको एक मौका भी मिला कि एक मंथन करने का, सोचने का कि देश की दिशा दशा किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। भारत को लोग बोलते हैं कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो मुझे लगा कि कहीं पर ये तलाशने की ज़रूरत है कि जो मुल्क जो ये जर्नी कर चुका है विश्व गुरु तक लगभग पहुंचने की, जैसे चाइना है, उसकी जर्नी के पीछे केंद्र बिंदु क्या क्या रहे हैं। तो मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एजरा क्लाइन की एक किताब है जो कि डेंग जियाओपिंग, उनके राष्ट्रपति जो थे, उनकी जीवनी के ऊपर किताब लिखी है। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये वो टेन्योर था उनका जब चाइना और भारत सन 1990 में लगभग अर्थव्यवस्था के मामले में एक पायदान पर खड़े थे। और उसके बाद आज से 1990 के 30 साल के अंतराल में चाइना हमसे, उसकी जीडीपी $25 ट्रिलियन पहुंच गई और हम $2 ट्रिलियन पे रुक गए। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा पॉलिटिकल इकोनॉमी उस देश की, उसने क्या दिशा पकड़ी, क्या ऐसे मूल मंत्र थे जो कि चाइना वहाँ का वहाँ पहुँच गया और भारत काफ़ी हद तक पीछे रह गया। अब लोग बोलते हैं कि देखिए चाइना में तो कम्युनिस्ट का राज है, डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में जो पीड़ा है, आर्थिक पीड़ा, वो डेमोक्रेसी की वजह से। ये बड़ा एक सिंपलिस्टिक असेसमेंट लगता है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये एकमात्र कारण है। इसलिए मैंने उनका जो आर्किटेक्ट थे, इकोनॉमिक आर्किटेक्ट डेंग जियाओपिंग, उनकी जीवनी को पढ़ने की, समझने की कोशिश की। बड़ी रोचक तत्व निकल के आए। तो मैं आपके दर्शकों को ज़रूर कहूँगा कि जो भारत, जब आप देश के बारे में सोचते हैं तो अपने देश के जो लोग सक्सीड किया है जिन्होंने, और जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं इस रेस में विश्व गुरु बनने की, उनके बारे में भी अपने कॉम्पिटिशन की एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है। उससे मालूम चलता है हम क्या सही कर रहे हैं और कहाँ सही कर सकते हैं। मैं हिमांशु जी आजकल श्रीमद् देवी भागवत पढ़ रही हूँ, उसके साथ साथ बीच बीच में शिव पुराण भी पढ़ रही हूँ। मैं रजत जैसा हार्डकोर इकोनॉमिक्स, डेटा, ये सब मैं थोड़ा दूर मेरी दुनिया थोड़ी फिक्शन वाली बिल्कुल, थोड़ा फिक्शन, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा माइथोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है। तो अभी फिलहाल तो मैं यही कर रही हूँ और बीच बीच में मैं पोइट्री की किताब उठा लेती हूँ। तो T.S. एलियट, एजरा पॉन्ड, मॉडर्न पोइट्स जो हैं उनको मैं अंग्रेज़ी में पढ़ रही हूँ। तो अगर मैं ये पूछूं आप लोग से कि आपकी सबसे प्रिय किताबें, तो कौन सी फेहरिस्त आपके जहन में आएगी जिसके लिए आपको सोचना ना पड़े? जब सबसे प्रिय किताबें आए तो फ़ौरन नाम याद आते चले जाएं, और अगर उनकी खासियत क्या पसंद है वो बता सकें तो बिल्कुल। और इसमें आप कई सारी किताबों के नाम जो भी आपको पसंद रही हो, जिस भी मैदान से, जिस भी जॉनर की, जिस भी फॉर्म की, आप बता सकते। अरे वाह, मतलब ये सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी है कि अगर आप पूछेंगे कि मैं झड़ी लगा दूं ऐसी किताबों की, मैं देखिए
मैं बड़ा मियांडर किया हूँ लाइफ में, मतलब करियर जैसे जैसे मुड़ता गया मेरी चॉइसेस मुड़ती चली गई। बड़ा मतलब किताब जब होश संभाला तो इराडो और एच.सी. वर्मा ही हाथ में थे, क्योंकि इंजीनियरिंग खून में अगर वो उसका डीएनए नहीं घुसा है तो आप इंजीनियर सफल नहीं हो सकते। तो इराडो और एच.सी. वर्मा से पढ़ते पढ़ते उनमें उनके प्रश्न के अंदर जो फिलोसॉफिकल खूबसूरती थी बड़ी, मतलब मुझको एक ज़माने में बड़ा अच्छा लगता था। खैर उसके बाद धीरे धीरे एक चीज़ से आगे बढ़ते गए। लिटरेचर से मेरा जितना भी इंटरेक्शन हुआ है वो पब्लिक पॉलिसी के संदर्भ में ही हुआ है, तो मेरा लिटरेचर को विशुद्ध रूप से लिटरेचर का डिपार्टमेंट रास्ता का रहता है। मैं अपना जितना भी मेरा ध्यान, फोकस, अंडरस्टैंडिंग है वो लीडरशिप को समझने में। मुझे एक दो किताबें हैं मेरे प्रोफेसर की थी, रोनाल्ड हाइफिट्स की, वो काफ़ी बड़े विश्व में मेरे हार्वर्ड में मेरे प्रोफेसर थे, और वो लीडरशिप के बारे में बताते थे और बात करते थे कि लीडरशिप के मायने क्या है। क्या कोई लीडर होता है कि क्या कोई व्यक्ति लीडरशिप को एक्सरसाइज करता है एक मोमेंट में? तो उनके बड़े भिन्न मत होते थे, वो मुझे काफ़ी चैलेंज करते थे इंटेलेक्चुअली, क्योंकि हम लोग आम जनमानस की भाषा में बोलते हैं अरे फलाना आदमी लीडर है, बट जिस तरह से लोगों ने और प्रोफेसर्स ने, रिसर्चर्स ने एनालाइज किया, आप लोग उस किताब को भी पढ़ें। आप लोग कौन सी किताब है? उनका किताब का ही नाम है एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। किसी मोमेंट पे सामान्य व्यक्ति लीडरशिप एक्सरसाइज कैसे कर सकता है, वो क्या गुण होने चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, और उनका ये मानना है कि कोई ऊपर से नहीं टपकता है लीडर, परिस्थितियां ऐसी आए और उस परिस्थिति पे कैसे रिएक्ट कर रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर उसके लीडरशिप का निर्माण होता है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मुझे ये भी लगा कि कई बार क्या होता है व्यक्ति केंद्रित लीडरशिप हो जाती है कि फला व्यक्ति लीडर है। वो कहते हैं कि व्यक्ति लीडर नहीं हो सकता जब केंद्र पर वो सब्जेक्ट मैटर, जो काम जिसको सॉल्व करने के लीडर की जरूरत पड़ रही है, वो काम केंद्र पे रहना चाहिए, व्यक्ति केंद्र पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन बार बार ऐसा होता है कि हम लोग इस जाल में फंसते चले जाते हैं, व्यक्ति को केंद्र में बिठा देते हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को इससे सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है लीडरशिप को बड़ा रीइमेजिन करने की आवश्यकता है, और उसके लिए कुछ किताबें अगर पढ़ी जाए तो, कुछ किताबें अगर आप बता सकें तो जैसे मैंने बोला एक्सरसाइजिंग लीडरशिप है, कुछ और भी थिंकिंग फास्ट, थिंकिंग स्लो है। ये सब बड़ा हमारी डे टू डे क्या होता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में। हम छोटी छोटी गलतियां करते चले जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में बड़ा जल्दी एडअप हो जाती है, और हम लोग जब तक रियलाइज़ करें तब तक समय निकल चुका होता है। तो कई ऐसी बिहेवियरल किताबें भी मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने प्रोफेशनल जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए काफ़ी सहयोग करती हैं। बिल्कुल, तो आप बता दें ऐसी कुछ नहीं, जैसे थिंकिंग फास्ट, थिंकिंग स्लो है, ये डैनियल कैल्विन की है, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। काफ़ी अच्छे थिंकर हैं, और जैसा मैंने कहा मुझे भारत के मूल चिंतक जितने हैं मैंने इन सबको पढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कंटेम्प्रेरी थिंकर्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए, और अगर आप सब लोग इस महायज्ञ का हिस्सा होना चाहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। देश की जो समस्याएं वो तो हम सब जानते ही हैं लगभग, लेकिन अप्रोच क्या रहे, सोल्यूशन क्या रहे, किसी नेता का इंतजार ना करना पड़े हमको उसको सॉल्व करने के लिए। हम लोग खुद कैसे इमेजिन कर सकते हैं उनके सोल्यूशंस को, उस बारे में सोचना चाहिए। और यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पसंदीदा किताबें क्या फेवरेट था, ऑल टाइम फेवरेट्स? जी, मुझे लगता है रजत ने जो ये बात कही कि जीवन के हर फेज में एक आपका एक फेज आता है जब आप पर्टिकुलर टाइप की किताबें पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि पुराणों को पढ़ने का चस्का बचपन में लग गया था मुझे। ब्राह्मण फैमिली से हूँ तो खेतों पे जाना नहीं होता था लड़कियों का, तो गर्मी की छुट्टियों में भाई लोग तो निकल जाते थे खेलने के लिए, हम लोग मैं बंद रहती थी। उस सिचुएशन में पुराणों को पढ़ना शुरू किया मैंने। फेवरेट तब भी हुआ करती थी, कथाएं बड़ी इंटरेस्ट करती थी, और अब मैं दोबारा उनको पढ़ रही हूँ वो 5-6 साल लिटरेचर की ट्रेनिंग के बाद, तो अब वो देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग हो गया है। अभी जब हमने गंगा की दास्तान पूरी की, गंगा पर एक दास्तान है हमारी, गंगा गाथा, जी जी जी, तो हमने उसको लिखते वक्त पुराणों को और इस पूरे हमारा जो ये लिटरेचर है इसको दोबारा से पढ़ा, गंगा की उन कथाओं को निकालने के लिए। और बहुत अच्छी कथाएं, वो गंगा की दास्तान अगर आप सुनेंगी तो उसमें बहुत पौराणिक महत्व की जितनी कथाएं हैं गंगा की, जो अहम कथाएं हैं, जिनसे एक नैरेटिव हमने तैयार किया, तो वो उसमें, तो मैंने भी अभी ये काम किया दोबारा से जी, तो पढ़ा। जी, तो संस्कृत का ज्ञान मुझे बहुत नहीं है, लेकिन गीता प्रेस की जो किताबें निकलती हैं संस्कृत टू हिंदी, उससे मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। इसके अलावा मुझे जेम कुडसे एक ऑथर हैं, वो ऑल टाइम फेवरेट है। वो आप मुझे कभी भी दे दीजिए, मैं अवसाद में हूँ तो उनको पढ़ सकती हूँ, मैं प्रेम में हूँ तो उनको पढ़ सकती हूँ, विद्रोह में हूँ तो उनको पढ़ सकती हूँ। वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। T.S. एलियट की कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं।
जब मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड में होती हूँ तो पीबी शैली भी बहुत पसंद आते हैं, रोमांटिक पोएट हैं। तो मॉडर्न पोएट्स, रोमांटिक पोएट्स, मोटा मोटा कॉन्टेम्प्रेरी जो लिटरेचर लिखा गया 21st सेंचुरी का जो लिटरेचर है वो भी पसंद है। इससे मुझे याद आ रहा है कि माई नेम इज़ पर्पल करके एक किताब थी, ब्लैक राइटर है, मैं अभी नाम बोल रही हूँ, वो भी नोबेल लॉरिएट है, उनकी किताबें भी मुझे बहुत पसंद है। हिंदी के लेखकों में निर्मल वर्मा तो मुझे लगता है कौन होगा जो निर्मल वर्मा को नहीं पढ़ता हो या नहीं अच्छे लगते हो उनको। उनके भी कॉन्टेम्प्रेरी थे, मैं अभी नाम उनका भूल रही हूँ, जिन पे एक्चुअली बहुत कम जिस सहर्षता से निर्मल जी को एक्सेप्ट किया गया उस सहर्षता से उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। मैं उनका नाम बोल रही हूँ, थोड़ा विद्रोही तेवर का लिखते, कृष्ण बलदेव वैद्य, नहीं, थोड़ा विद्रोही तेवर का लिखते थे और थोड़ा मतलब राष्ट्रवाद की तरफ झुकाव था उनका। यशपाल तो राष्ट्रवादी नहीं थे, वो तो कम्युनिस्ट थे। मैं नाम आ जाएगा मेरे से। देखिए हिंदी साहित्य से मेरा रिश्ता और तुरंत उस वक्त जरूरी भी नहीं कि तुरंत याद आ जाए। मेरा हिंदी साहित्य से रिश्ता यूपीएससी की वजह से, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो मैंने अंग्रेजी साहित्य छोड़कर हिंदी साहित्य लिया और मैंने हिंदी साहित्य तब पढ़ा। तो उस दौरान लेखक आते हैं, उन्होंने ना मनोवैज्ञानिक शेखर एक जीवनी जिन्होंने लिखी है, शेखर जी ने अज्ञेय ने लिखी है और वो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय मेरे पसंदीदा लेखकों में से हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं ये सवाल सबसे पूछता हूँ और अलग अलग जवाब लोग देते हैं, बड़े सुंदर जवाब। किताबों की अहमियत क्या है, पढ़ना क्यों चाहिए, जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या महिमा है पढ़ने की, अगर मैं आपसे पूछूं? मुझे लगता है खुद को समझने के लिए किताबों की दुनिया में जाना ज़रूरी होता है। ये मेरा अनुभव, मेरा पर्सनल अनुभव यही रहा है कि जब मैं द्वंद्व की स्थिति में रही हूँ तब मेरा रिफ्यूज, मेरी किताबें मेरे लिए रिफ्यूज रही हैं। मुझे अपने सभी सवालों के जवाब किताबों में मिले हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि दोस्ती टूटी है किसी से, उस अवसाद को भी किताबों ने ही उसको अवसाद भरे हैं। कई बार हमारे बीच में बहस लेते हुए रजत दत्त, मैं तो कोई मित्र ही नहीं है, तो मैं सही, ये बात सच है कि मेरी मित्रता बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती किसी के साथ। दोस्ताना व्यवहार बहुत रहता है, पर वो जो अतरंग बातें होती हैं वो या तो मैं अपनी माँ से कर पाती हूँ या अपनी मदर इन लॉ से कर पाती हूँ या रजत से कर पाती हूँ। 3 के अलावा मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई दोस्त है मेरा, क्योंकि मैंने वो जगह किताबों को दी। मेरे लिए ये रिश्ता मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। नहीं, बिल्कुल सही। और एक भी इंसान अगर कोई है, आपने तो 3 बताए, एक भी है तो ये भी बड़े इस बात की भी एक अहमियत है और ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों के पास तो एक भी इंसान नहीं होता जिससे वो कुछ कह पाए। मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को सही में कोई नहीं साथी मिल रहा, वो जाके लाइब्रेरियों में बैठे, लाइब्रेरियन की छोटी नौकरी भी कर ले। कार्ल मार्क्स ने इतना बड़ा रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया, लाइब्रेरियन थे, समय उन्होंने लाइब्रेरी में बिताया। इधर बाबा साहब अम्बेडकर ने एकदम क्रांति खड़ी कर दी देश में, उन्होंने भी अपना सारा समय पीएचडी कर रहे थे, डबल पीएचडी करी है उन्होंने। मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि पढ़ाई का बड़ा महत्व है। जो लोग सोचते हैं कि राजनीति में शॉर्टकट लेके आगे पीछे बढ़ जाएंगे, ये बहुत गलत सोच है। ये लंबा नहीं चलेगी। एक सवाल मेरे मन में एक सवाल भी था कि जैसे अभी राजनीति हमें दिखती है, और ये किसी पार्टी की बात नहीं, ओवरऑल जैसी राजनीति दिखती है, उसमें क्या पढ़ना जो है वो एक ओवर क्वालिफिकेशन नहीं हो जाती, मिसफिट नहीं हो जाते बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस जनरेशन में जो व्यक्ति लिख रहा है, जो थॉट प्रोसेस में इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसको उसी पीढ़ी में उसकी रिवॉर्ड मिले। हो सकता है वो लिख के छोड़ के चला जाए, आज से 30, 40, 50 साल उसके जाने के बाद उसको दोबारा खंगाल के निकाला जाए कि जो बोल रहा था बड़ी बढ़िया बात हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने लेखक रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबको हम लोग ने नहीं जाना, लेकिन आज हम लोग एक एक शब्द की विवेचना करते हैं, अच्छा वो ऐसी चीज़ क्यों बोल के। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे शब्द जो है वो रहते हैं, इसलिए लिखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। लिव्ड एक्सपीरियंस जो है व्यक्ति का जो खुद का जीवन के प्रति उसका जो एक्सपीरियंस बना है, उसके बाहर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है जो वो जी भी नहीं सकता। उस लिव्ड एक्सपीरियंस के आगे अगर जोड़ना है तो आपको किताबों के पास ही जाना पड़ेगा। मैं एक चीज़, मैं किताब प्लग इन करूँगी इसी चक्कर में। जो ये बात है ना कि जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं वो नहीं जाती हैं, हमने अपनी किताब में उस पर माने वाले थे बिल्कुल। अब आ गए हैं तो बैटल ऑफ सरायघाट जो दोनों की किताब है, मिलकर लिखी है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा उसकी जो लिखने की प्रक्रिया थी उसके बारे में भी, और जो बात आप कहने वाली थी उसमें गोपीनाथ बोरदोलोई और जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो पत्राचार हुआ था, उस पत्राचार को ही हमारी सेकंड चैप्टर का बेस वो पत्राचार है।
तो कोई मुझे नहीं लगता है कि इमेजिन भी अभी तक तो इमेजिन नहीं हुआ था कि उस पत्राचार को पढ़ते हुए नॉर्थ ईस्ट की व्याख्या की जा सके। ये दो यूपी और बिहार से के दो लोग जब जाते हैं वहाँ पे तो उसको किस तरीके से देखा, ये तो हमारे पुरखे ही हो गए, जवाहरलाल नेहरू भी पुरखे हुए और गोपीनाथ बरदलोई भी हुए। उन दोनों का पत्राचार अपने आंतरिक जो भी उनका राजनीतिक कलह रहा होगा परिवार के भीतर, कांग्रेस परिवार के भीतर, उसको लेकर के जो उन्होंने लिखा, उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि आज से 2021 में 2020-21 में भी उसकी चर्चा होगी और इस रूप में चर्चा होगी। तो इसलिए लिखना पढ़ना शब्द बहुत मायने रखते हैं। जो आपने पूछा प्रोसेस किताब, अच्छा इस बात में एक और चीज़ जोड़ना चाहती हूँ। कभी रिजर्वेशन पे कोई बहस होने वाली थी हिमांशु जी से, वृंदा करात, हुआ मोहित, ये सब बड़े नाम आने वाले, तो मैं बिल्कुल कोई लिंक नहीं है कहीं से, लेकिन मुझे उस पैनल में बुलाया गया था तो मैंने खूब रिसर्च की थी उस दौरान। और इस दौरान रिसर्च करते हुए मुझे केरल की एक सांसद के बारे में पता चला जो अम्बेडकर जी की कॉन्टेम्प्रेरी थी, दाक्षायणी विनायक है, दलित महिला थी, एकमात्र दलित महिला थी जो पार्लियामेंट में थी अभी तक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट में। और उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के रिजर्वेशन के विचारों को आड़े हाथ लेते हुए विरोध किया था रिजर्वेशन का। ये बात इतने हमारे अभी दलित राजनीति में बहुत बड़ा एक पक्ष है, किसी दलित चिंतक ने इसके बारे में बात नहीं की कि बाबा साहेब को चैलेंज करने वाली एक महिला थी, जिनके बारे में बाबा साहेब स्वयं बहुत महिलाओं के बारे में बाबा साहेब के जो विचार है काफ़ी क्रांतिकारी विचार हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए शब्द आप क्या कह रहे हैं, आप जो कह के जा रहे हैं उसकी महत्ता तो रहती है। और ये किताब कैसे दोनों लोग ने ऐसे मिल के लिखने का कैसे, और क्या इसका केंद्रीय विचार था, पहले तो पब्लिकेशन बता दें ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो उसको ले भी सकें। किताब का नाम द लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट है और उसको पेंगुइन प्रकाशन ने पब्लिश किया है। देखिए नॉर्थ ईस्ट, हम सब जितने भी लोग वहाँ के नहीं हैं, उस जगह वहाँ पर कभी घूमने भी नहीं जाते, शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पिछले 4-5 साल में खैर स्थिति काफ़ी बदली हुई है, लेकिन एक मन में एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन रहता था कि ऐसा क्या हो गया, बाय डिज़ाइन हुआ कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ज्योग्राफी ऐसी थी कि हम लोग कभी भी उसके कल्चर, वहाँ के लोगों के बारे में इतना आत्मीय नहीं हो पाए, उतना पर्सनलाइज तरीके से नहीं हो पाए कि आज भी लोग चाहते हैं या दिल्ली में आते हैं किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, रेसिज्म से ग्रसित ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोगों को एक इंटेलेक्चुअल क्वेरी थी कि आखिर हुआ क्या वहाँ पे, कुछ तो मतलब एक आउटसाइडर कैसे देते थे। बहुत सारे राइटर्स रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को एनालाइज किया है, लेकिन एक आउटसाइडर कैसे एनालाइज कर रहा है जो उस क्षेत्र में जा रहा है। तो इसलिए उस इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से जन्मी हुई ये किताब है। और अब जाना है, देखिए कंटेम्प्रेरी देश के जो भी चैलेंज हैं उन सबकी जड़ इतिहास है। अब इतिहास पीछे मुड़े हुए अगर आप करना चाहेंगे, हम लोग भी बैठे कई सारे आर्काइव्स को खोल के निकाला कि क्या क्या समस्या है। जितनी ये जो CAA सिटीजनशिप बिल, NRC, ये सारे विषय हम लोगों की किताब से जन्मे हुए विषय हैं। ये वहाँ से जेनेसिस है और ये आज के विषय नहीं है, ये 70 साल के विषय चर्चाएं आज हो रही हैं। तो देखिए इतिहास और किताबें नहीं पढ़ेंगे तो चर्चाएं कैसे करेंगे और ओपिनियन कैसे बनाएंगे। आज तो सिटीजन इतना सचक है कि सबका ओपिनियन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट पे, फॉर और अगेंस्ट में, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन आप जब तक किताबें पढ़ेंगे नहीं, आप अपना ओपिनियन बनाएंगे कैसे इन सब गूढ़ विषयों में। सही है, बिल्कुल सही। तो ये कैसे आया फिर कि दोनों लोग मिलकर लिखेंगे, क्योंकि दोनों साथ, और उसमें कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि क्रिएटिव प्रोसेस में, मतलब ये इसलिए नहीं कि साथ में असल में क्रिएटिव कोलैबोरेशन बड़ा नाजुक मामला है। उसमें हो सकता है कि भाई मेरा बहुत अजीज दोस्त हो, बहुत आत्मीय हो, लेकिन जब लिखने या दास्तान करने की जैसे बात है तो उसमें एक अलग तरह का प्रोसेस काम करता है। तो वो कितना चुनौतीपूर्ण है। हमारी शादी हो चुकी थी, उसके बाद हमने किताब का प्रोसेस भी शुरू किया था। तो देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसमें ये थी हिमांशु जी कि चुनाव चल रहे थे, असम के चुनाव तो हो चुके थे, लेकिन मणिपुर के चुनाव चल रहे थे और तो बहुत सारी जिम्मेवारियां थी हम लोगों के ऊपर कि प्रोजेक्ट इलेक्टोरल प्रोजेक्ट्स को लेकर के। तो कई बार ऐसा होता था कि हम एक शहर में भी महीनों नहीं होते थे और एयरपोर्ट्स पर ही हमारी मुलाकात होती थी। हम कॉफ़ी भी पीते थे तो किताब पे डिस्कस करके अलग अलग शहरों के लिए फ्लाई कर जाते थे। तो टेक्नोलॉजी, गूगल ड्राइव बड़ा सहारा था। गूगल ड्राइव पे ही पूरी किताब लिखी गई है। पेंगुइन के जो एडिटर मित्र रही हमारी, उन्होंने भी बहुत आश्चर्य किया कि आप लोगों ने किताब लिख कैसे ली। तो क्या ये दोबारा हो सकता है ये क्रिएटिव कोलैबोरेशन? मुझे बहुत डाउट लगता है, क्योंकि ये जो बात आपने कही, नहीं क्रिएटिव कोलैबोरेशन की मैं बात कर रही हूँ कि ये शायद इसलिए संभव था क्योंकि हम लोग दोनों सिर्फ किताब नहीं लिख रहे थे,
सिर्फ किताब लिख रहे होते तो वो जो हर एक क्रिएटिव व्यक्ति का जो ईगो होता है, वो मैं गलत शब्द में ईगो का प्रयोग नहीं कर रही, वो इड और सुपर ईगो वाली जो बात है, तो कहीं ना कहीं वो टकराहट होती और शैली में भी काफ़ी डिफरेंस आता है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा रिसर्च ज़्यादा फोकस रहता है कि नहीं, अगर ये बात नहीं कही तो हम जंप नहीं कर सकते हैं लॉजिकल, मतलब वरना पॉलिसी आ जाएगी, चेन टूटेगा, क्योंकि मेरा एक इंजीनियरिंग दिमाग है, इनका लिटरेचर का दिमाग है, तो वो 4 छल्ले मार के आगे की बात करेंगे, मुझे लगेगा कि ये तो लॉजिकल चेन टूट गया यहाँ पे, आपने कैसे कंक्लूड कर लिया। जैसे एक मैं वाक्य बताती हूँ, इंजीनियर और लिटरेचर वाले अगर साथ में लिखेंगे ये बहुत दिलचस्प बात है, और इसलिए भी ये किताब पढ़ी जानी चाहिए कि एक इंजीनियर, एक लिटरेचर के बैकग्राउंड की, और एक कानपुर, और एक बिहार से आने वाली एक महिला और पुरुष, ये भी एक किस्म, और फिर एक किताब साथ मिलकर लिख रहे हैं, वो वाकया जो आप वो भी नॉर्थ ईस्ट में 2 आउटसाइडर्स लिख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा पक्ष है, इसको नजरअंदाज वो आप जो वाकया बता रही थी वो बता जी। अब जैसे एक था कि हम लोगों ने ऐसे डिस्कस किया था कि मेरी दादी एक गीत गाया करती हैं, झूमर गीत है वो, उसमें वो जिक्र है कि अरुणाचल की कोई प्रिंसेस है, उनका विवाह गुजरात के एक प्रिंस से होता है, जैसे कि कृष्ण के जो प्रपौत्र हैं अनिरुद्ध का विवाह होता है इधर नॉर्थ ईस्ट में, तो उस पर उषा नाम है उनका, उषा हरण करके एक गीत है, तो उषा हरण का के कुछ जो लाइंस थे वो मैंने किताब में डालना चाहे, तो रजत का तुरंत इंस्टिंक्ट रिएक्शन था, इसका क्या लेना देना है नॉर्थ ईस्ट से। फिर जब संघ कार्यालय हम लोग गए और संघ कार्यालय में बहुत सारे लोगों से बात हुई, तब वो तार जुड़ना शुरू हुए, तब रजत ये भी चीज़ बहुत अच्छी मैं मानूंगी रजत की, कि इतना लॉजिकल और रैशनल और हिस्टोरिकल और फैक्चुअल देखने के बावजूद ये एटलीस्ट अप्रिशिएट कर पाते हैं। बहुत कम इंजीनियर्स हैं जो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाते हैं, जीवन का एक पक्ष ये भी है। तो इन दोनों को मिला करके हमने एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की, जो कि सिर्फ गीतों की दुनिया नहीं है, गीतों के साथ साथ बहुत चीज़ लिंक हो रही है, कि वो जो तो बहुत सारे विषय होंगे, जैसे फोकलोर है, एक फोकलोर का भी एंगल है जो कि जोड़ के रखता है, वरना देश तो खंडित हो जाएगा जब तक कि कोई मेटाफोर्सेस नहीं ऐड कर रही है, जोड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि इतिहास भी जोड़ रहा है और साथ में फोकलोर भी जोड़ रहा है, अलग अलग तरीके से जुड़ रहे हैं। और हमें लगता है कि संस्कृति तो जब ये आधुनिक अवधारणाएं नहीं थी, राष्ट्र जैसे बनता है उससे पहले तो यही सूत्र थे हमारे, जो देश को यही मेघदूतम था और यही हमारे शक्तिपीठ थे जो कि जोड़े हुए थे देश को। अच्छा, मुझे ये आखिरी सवाल है, किताबों से जुड़ी आप दोनों की कोई पसंदीदा जगह, कोई लाइब्रेरी, कोई बुक शॉप जहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हों और कुछ यादें साझा करना चाहें, और जगहों के नाम? देखिए, मैं बोलूँगा तो थोड़ा एलिटिस्ट साउंड करेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा जो हार्वर्ड का कैंपस था और जो केम्ब्रिज का जो बबल था MIT हार्वर्ड में, जो 3 साल जीवन के बिताए हैं, मुझे नहीं लगता, मैं आज भी मैं मुस्कुरा उठता हूँ जब मैं उस इंटेलेक्चुअल बबल के बारे में सोचता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा शील्डेड, प्रोटेक्टेड, बाहर की दुनियादारी से आपको बेफिक्र करके किताबों के बीच में छोड़ देता है। और इतनी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं वहाँ की, उन आदमी खो ही जाए। मुझे लगता है हमारे देश को लाइब्रेरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत कम कर दिया है हमने इन्वेस्टमेंट, और माहौल बनता है वहाँ से। शायद ड्यूई लाइब्रेरी है हार्वर्ड में, मैंने बहुत समय बिताया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है और घंटों रहा हूँ वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा आत्मशुद्धि का केंद्र होता है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरीज पे अगर अच्छी बन सके देश पे तो ज़रूर बनानी चाहिए, सरकारों को स्कीमें लानी है। मुझे ये उम्मीद है कि आप जैसे लोग हैं जो ये इस बात का महत्व समझते हैं, और तो हमें लगता है कि सरकारों पर भी अल्टीमेटली एक प्रेशर बनेगा अगर आप जैसे और लोग होंगे। और आपके सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सब आप लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बोलिए कि कोई ना कोई जिले में एक तो हो, लेकिन कहीं से तो प्रयास शुरू हो, जिसमें मुझे याद है कई सारे UPSC के लोग भटकते हैं, कहीं पढ़ने का अच्छा माहौल बन सके, किताबों से घिरे हुए हैं, तो मिलता नहीं है लोगों को, मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात। मेरे लिए DU कैंपस सेंट्रल लाइब्रेरी जो है नॉर्थ कैंपस में, वो मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। वही है क्योंकि MA में जब मैं गई तो निर्णय भी एक तरह से था कि UPSC की तैयारी करनी है, उसके चक्कर में लाइब्रेरी में बैठना शुरू किया। लेकिन फिर वही उसी दुनिया ने मुझे थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़वाया, थोड़ा लिटरेचर में और गहराई से मैं डूबी। और मैं एक्चुअली हिमांशु जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं इतनी गहराई से डूब गई थी इंग्लिश साहित्य में। मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें UPSC की तैयारी लेनी है तो तुम इंग्लिश साहित्य मत लेना, क्योंकि तुम्हारे जो आंसर्स होंगे वो इतने इन डेप्थ होंगे अब कि वो शायद एग्जामिनर के हिसाब से। हाँ, तो तुम ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें तुम अंग्रेजी के साहित्य के कुछ बिंदुओं को ला करके जोड़ सको। तो फिर फाइनली मैंने हिंदी साहित्य लिया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ
DU कैंपस का और नॉर्थ कैंपस की उस सेंट्रल लाइब्रेरी का, वो जो आपने शुद्धि वाली बात जी, की, बिल्कुल। वो मतलब वो पूरा चक्र था मेरे जीवन का, जिसमें मैं, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी और बिहार के जिस परिप्रेक्ष्य से आती हूँ, घर में विवाह की भी बात चल रही है, साथ में ये भी प्रेशर है कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है और MA का भी रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तो वो बहुत सारे प्रेशर्स के कारण भी बिल्कुल रमा दिया था मैंने पढ़ाई करने। और दुकान किताब की कोई अगर याद आती हो जहाँ से किताबें खरीदी, वहाँ तो पता है सब तो लाइब्रेरी में मौजूद होती है सारी डिजिटल हो गया है किताबें। हिमांशु, अब तो आई थिंक डिजिटली चीज़ें हम लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। बचपन में मुझे याद है कि नंदन चंपक ये सब ले जाने के लिए, वो जो एक्चुअली पटना में ये कल्चर बहुत है कि आप 50 पैसे में आप किताब घर लेकर के आते थे। किराए पर, हाँ, हाँ, फिर आप comics हफ्ते होती थी पढ़ते थे उसमें। और फिर आप उसी को किताब की दुकान में देते थे। ये सारी चीज़ों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने इतना बहुत वक्त निकाला और बहुत बहुत कम वक्त में बहुत गहरी बातें की। और शुभस्ता जी को ज़्यादा सुना है हमने, क्योंकि वो TV पर डिबेट्स में, लेकिन आपको सुना और आपने बड़ी पते की बातें की, और इनको तो खैर बिल्कुल इनसे इसलिए भी ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि लिटरेचर वाला एक तो मैं बड़ा मिसफिट हूँ आप लोगों की लेकिन इस शो में बिल्कुल फिट है। तो मुझे लगता है शायद कुछ इंजीनियर भी देखते हो आपका शो की कोशिश ये है कि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विचार के लोग आए और उस पर किताबों पर बात करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और मुझे लगता है कि दर्शकों को ये एपिसोड पसंद आएगा।